नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना संतोष खेम आप सभी के इस सेवा में हाजिर हूँ। माँ सरस्वती की उपासना में हाजिर हूँ। और आप सभी जिस प्रकार से हमारे YouTube चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, अपने इस परिवार को आप बढ़ाते जा रहे हैं, ये देख कर इतना उत्साह बढ़ता जा रहा है। साथियों, मैं तो क्षमा चाहूँगा, मैं थोड़ा अस्वस्थ हो गया था, इसलिए आपको क्लास नहीं दे पाया। और धीरे धीरे स्वास्थ्य में काफ़ी सुधार हुआ है, तो एक कोशिश रहेगी आगे आपको निरंतर कक्षाएँ मिल सकें। और साथ ही साथ मैं आप सभी को एक बात बता देना चाहता हूं, ये तो आप ऑनलाइन चैनल पे शिक्षित आजमगढ़ पे देख पा रहे हैं, जो हमें सुन पा रहे हैं। यहाँ हो सकता है कि निरंतर वो कक्षाएं अभी ना मिल पा रही हों। एक प्लान है, एक शुरुआत किया गया है, आगे ऐसा होगा। लेकिन आप सभी से मैं निवेदन अवश्य करूँगा, हमारी एक संस्था है आर्यन एकेडमी। आर्यन एकेडमी पे आप बवाली मोड़ पे आजमगढ़, ये आजमगढ़ बवाली मोड़, आजमगढ़ बवाली मोड़ पर आप यहाँ आइए। यहाँ आपको बेहतरीन क्लास मिल रही है, और पूरे आजमगढ़ की सबसे बेहतरीन अगर कहीं आपको क्लास मिलती है तो ये आपको हमारे आर्यन एकेडमी में मिलती है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आपको बच्चे बताएंगे। और मैं आपको एक नंबर दे देता हूँ संस्था का, अगर जो बच्चे जुड़ना चाहें, हमने एक नया बैच लॉन्च किया है यूपी टेट का, मात्र 2500 रुपये में कंप्लीट बैच है। और जो बच्चे मंथली देना चाहें वो 700 रुपये दे सकते हैं। एक हमारा बैच चल रहा है वो गुरु दक्षिणा बैच, उसमें आप निःशुल्क भी पढ़ सकते हैं, आपके पास पैसा कम है तो भी पढ़ सकते हैं। उसमें आप लिखो, लेकिन संस्था के लिए कुछ करना पड़ेगा। जैसे कुछ नहीं तो आप संस्था की सफाई कर दीजिए, आप गेहूं चावल कुछ मतलब बिना दिए, देखिए किसी गुरु से आपको मतलब ज्ञान लेना और गुरु को दक्षिणा न देना भारतीय सभ्यता में अशुभ माना जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक गुरु दक्षिणा बैच लॉन्च किया है। और मैं आप सभी से आग्रह करूंगा साथियों, आप इस संस्था पे आएँ। और मैं आपको एक मोबाइल नंबर दे देता हूं जो वहां से बैठते हैं। आप सभी साथी वहां जुड़ें, 8299031458। कोई विद्यार्थी ये ना सोचेंगे कि संतोष खेम सर ने ये अपनी किसी स्वार्थ बस ऐसा नंबर दिया है। निस्वार्थ भाव से मैं बताना चाहता हूं, मैं आप सभी का सिलेक्शन चाहता हूं। साथियों देखिए, ऑनलाइन क्लासेज की जहां तक बात है, जैसे हम लोग भी दिन में 11 घंटे क्लास होती है, सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक पढ़ाना होता है, बीच में केवल 1 घंटे का ब्रेक होता है। तो ये 11 घंटे पढ़ाने के बाद जब हिम्मत लेगी, जब पढ़ाने की शक्ति बचेगी, तभी आपको आके पढ़ा पाएंगे। या फिर छुट्टी के दिनों में पढ़ाया जाए, बीच बीच में अन्य आवश्यकताएं आ जाती तो कभी कभी व्यवधान हो जाता है साथियों। तो मैं इसलिए नंबर आपको दे रहा हूं कि आप इस नंबर पे संपर्क कर लीजिएगा। अम्बेश सर यहाँ बैठते हैं, तो आपको बात कर लीजिएगा कितने कितने बजे से बैचें चलती हैं। जो बच्चे निरंतर पढ़ना चाहें, जो नियमित क्लास लेना चाहें, उन विद्यार्थियों को यहाँ से एक बड़ा फायदा हो सकता है। शहर में कई ऐसी कोचिंगें हैं जो बच्चों को बहकाती हैं, आधा अधूरा सिलेबस पढ़ाती हैं और पैसा बहुत ज़्यादा लेती हैं। तो आपके लिए एक ऐसी संस्था डेवलप की गई है जो एकदम सस्ता, समझिए कि हम रूम भाड़ा और बिजली बिल आपसे लेते हैं, अपने चार्ज को नहीं उसमें जोड़ते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के ईश्वर के स्नेह से हम लोगों की व्यवस्थाएं इतनी है कि हम अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए कुछ कर सकें। तो उसी नेक सोच के साथ हम सभी आपका सहयोग करना चाहते हैं, आपको पढ़ाना चाहते हैं। और जिले में कुछ सिलेक्शन दे करके हम पूरे उत्तर प्रदेश का ध्यान अपने आजमगढ़ की तरफ आकृष्ट करना चाहते हैं। इसी नेक उद्देश्य को लेकर के हम आगे बढ़े हैं। इस नंबर को और नाम को याद रखना साथियों। साथ ही साथ आपसे एक मैं आग्रह और करना चाहूँगा कि मान लीजिए कोई विद्यार्थी TGT, PGT और नेट तथा LT का फॉर्म जल्दी ही पड़ेगा, इसकी वैकेंसी आने वाली है। इनमें से कोई भी विद्यार्थी अगर हिंदी विषय से तैयारी करना चाहेगा तो आप हमारी संस्था पे विश्वास कर सकते हैं। आर्यन एकेडमी इकलौता ऐसा मंच है पूरे आजमगढ़ का जहां संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी काव्य शास्त्र, पाश्चात्य काव्य शास्त्र, उसके अतिरिक्त पूरे सिलेबस की बात किया जाए, संपूर्ण सिलेबस, व्याकरण, साहित्य आपको पढ़ाने के साथ याद भी करवा दिया जाता है, ताकि आपको
परीक्षा में बैठने के बाद ये न सोचना पड़े कि इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। इतना अभ्यास प्रश्न आपको मिलते हैं, इतना प्रैक्टिस हम लोग करवाते हैं कि हाँ, आप विद्यार्थी खुद का उठता है कि हाँ, हम अच्छी जगह आए हैं। जिनको यकीन करना हो उनको देखना पड़ेगा। और मैं आग्रह करूंगा पूरे आजमगढ़ का, आजमगढ़ क्या, मैं पूरे पूर्वांचल के बच्चों का और पूरे उत्तर प्रदेश के बच्चों का आह्वान करता हूं, आप आए। पूरे उत्तर प्रदेश की सबसे सस्ती अगर शिक्षा व्यवस्था आपको कहीं मिलेगी तो हमारे आजमगढ़ में मिलेगी, आर्यन एकेडमी में मिलेगी। और आपके यूट्यूब चैनल शिक्षित आजमगढ़ की बात किया जाए तो आप देख ही रहे हैं, हम निःशुल्क बैच यहाँ चलाते हैं, यहाँ आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। तो यहाँ से जो हम मदद कर पाएंगे गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचित परिवार की करेंगे। हमारा उद्देश्य केवल एक बेहतर शिक्षा का विकल्प बनाना है और विद्यार्थियों को वो महत्वपूर्ण तरीके से हम शिक्षा देना चाहते हैं ताकि उनका विकास हो सके और वो आगे बढ़ सकें। आगे की बात किया जाए साथियों, मेरे कई विद्यार्थियों का ऐसा कहना था कि सर आप वर्णमाला पढ़ा रहे हैं लेकिन हम लोग को भाषा की उत्पत्ति में एक समस्या आ गई है कि आप ये भाषाएं पूछ देता है तो हम समझ नहीं पाते। ऑफलाइन विद्यार्थियों को हमने पढ़ा रखा है, फिर भी अगर ऑनलाइन विद्यार्थियों को दिक्कत हो रही है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि आपकी समस्याओं को समाप्त करें, आपको सुविधाएं प्रदान करें। क्योंकि हम बार बार कहते हैं कि मूलों को जल से सींचोगे, मूलों को जल से सींचोगे तो फूल स्वयं खिल जाएंगे, कर्तव्यों पर आरूढ़ रहोगे, अधिकार स्वयं मिल जाएंगे। तो हम कर्तव्य करने वाले लोग हैं, कर्तव्य करने की कोशिश करते हैं। तो आइए साथियों, हम देखते हैं कि आज हम कहां तक पढ़ सकते हैं। हमारे आज के पाठ का नाम होगा भारतीय आर्य भाषाएं, या सीधे हम कह सकते हैं आर्य भाषाएं। जो आर्य भाषा का आपका प्रश्न आता है वहीं आपको समस्या आती है। तो हम सीधे सीधे देखिए आर्य भाषाओं को बांट देते हैं 3 भागों में। आर्य भाषा की बात किया जाए तो आर्य भाषाओं को 3 भागों में बांट देते हैं। किसमें बांटते हैं? प्राचीन आर्य भाषा, प्राचीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा, और एक हो जाएगा आधुनिक आर्य भाषा। आधुनिक आर्य भाषा। फिर विद्यार्थियों, ये आर्य भाषाओं को 3 भागों में बांटा गया। अब आप सोचेंगे सर जी आपने बताया नहीं कि आर्य भाषाएं क्या होती, तो आइए इसको भी बता देते हैं। आर्य भाषाओं की जब हम बात कर रहे हैं तो आर्य भाषा जानने से पहले हम सबसे पहले समझें कि आर्य कौन है। कुछ किताबों में गलत लिख दिया गया कि आर्य विदेशों से आए, ये सब गलत बातें हैं। सीधी सीधी बात हम आपको बता दें, जैसे हम हिंदी कौन बोलते हैं भाई? हिंदुस्तानी हम बोलते हैं, हम सभी हिंदुस्तानी हिंदी बोल रहे हैं, विश्व की 3री सबसे बड़ी भाषा है। लेकिन प्रश्न ये पैदा होता है कि हम हिंदुस्तान में रहने वालों को क्या कहते हैं? हिंदुस्तान में रहने वालों को क्या कहते हैं? तो हिंदुस्तान में रहने वालों को हम कहते हैं हिंदुस्तानी। क्या कहते हैं? हिंदुस्तानी। आप गाना भी गाते हैं, ये दिल है हिंदुस्तानी ना, अच्छे गायक हैं आप लोग। ध्यान देखिएगा, हम हिंदुस्तान में रहने वालों को कहते हैं हिंदुस्तानी। अच्छा, हम इंडिया में रहने वालों को क्या कहते हैं? तो इंडिया में रहने वालों को हम कहते हैं इंडियन। आप लोग मूवी भी बहुत देखे हैं, किसकी मूवी है बता सकते हैं? इंडियन किसकी मूवी है? खूब देखे हो, तो इंडियन कहते हैं। उसी प्रकार भारत का एक पुराना नाम है आर्यावर्त। आर्यावर्त में जो लोग रहते थे उन्हें हम क्या कहते थे? उन्हें हम कहते थे आर्य। बात को थोड़ा गंभीरता से लेना बच्चों, इतना आसान नहीं जितना आसान मैं पढ़ा दे रहा हूं। इसको आपको पढ़ना होगा तो समय लगेगा। ये मां सरस्वती की कृपा है कि आपको आसानी से पढ़ाया जाता है, उसका आप फायदा उठाएं। यहां देखिएगा, हिंदुस्तान में रहने वालों को हम कहते हैं हिंदुस्तानी, इंडिया में रहने वाले को हम कहते हैं इंडियन, और उसी प्रकार आर्यावर्त में रहने वाले को कहा जाता था आर्य। आर्यावर्त क्या है? आर्यावर्त भारत का एक पुराना नाम है। जैसे आज हम भारत कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं, इंडिया कहते हैं, उसी प्रकार एक भारत का ही नाम भारतवर्ष है। भारत का नाम आर्यावर्त है, भारत का नाम जम्बूद्वीप है। तो आर्यावर्त के निवासियों को आर्य कहा जाता था। और जिस प्रकार हिंदुस्तान का व्यक्ति जिस भाषा का प्रयोग करता है उसे हिंदी कहते हैं, उसी प्रकार जब आर्यावर्त का
आर्य जिस भाषा का प्रयोग करता था उसे हम आर्य भाषा कहते थे। तो हमें समझ में लगता है ऐसा कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आर्य भाषा किसे कहते हैं। तो अब इस पर समय बर्बाद न करते हुए सीधे आपको मुख्य मुद्दे पर लेकर आता हूं। आर्य भाषाओं के विषय में आप जान चुके हैं। आर्य भाषा वो भाषा है जो प्राचीन काल में हमारे पूर्वज, हमारे भारतीय लोग बोला करते थे। तो आर्य भाषाओं की जब हम बात कर रहे हैं तो आर्य भाषाओं को 3 भागों में, यहां देखिए ऊपर थोड़ा सा कट गया है, छोटा कर देता हूं। आर्य भाषा वो भाषा है जो हमारे प्राचीन काल में पूर्वज, हमारे देशवासी बोला करते थे और उन्हीं आर्यों के द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा को आर्य भाषा कहा गया। लेकिन आर्य भाषा को 3 भागों में बांटा गया। ये 3 भाग कौन से हैं साथियों? एक भाग इसका है प्राचीन आर्य भाषा। प्राचीन आर्य भाषा अर्थात हमारे पूर्वज प्राचीन काल में जिस भाषा का प्रयोग करते थे उसे ही हम क्या कहते थे? उसे हम प्राचीन आर्य भाषा के नाम से जानते थे। आइए देख लेते हैं इसका समय क्या है। देखिए प्राचीन आर्य भाषा का समय जो बताया गया है वो बताया गया है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। 500 ईसा पूर्व तक, ये 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक प्राचीन कालीन आर्य भाषा थी, प्राचीन आर्य भाषा थी। और इस भाषा का नाम था संस्कृत, क्योंकि इस समय में भारत में जो भाषा विद्यमान थी, जो विकसित थी, उस भाषा का नाम था संस्कृत। और संस्कृत का ही समय 1500 से 500 ईसा पूर्व है और इसी को 2 भागों में विभक्त किया जाता है। एक को हम कह देते हैं विद्यार्थियों वैदिक संस्कृत, क्या कह देते हैं? वैदिक संस्कृत। और दूसरे को हम कह देते हैं लौकिक या उत्तर संस्कृत, उत्तर संस्कृत। फिर विद्यार्थियों इसके समय की अगर हम बात करें तो इसका समय क्या हो जाता है? वैदिक संस्कृत का जो समय हो जाता है उसे हम कहते हैं 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। उत्तर संस्कृत की बात किया जाए तो इसका समय हो जाता है 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। ये 500 ईसा पूर्व तक की भाषा को हमने कहा। जब हम मध्यकालीन आर्य भाषाओं की बात करते हैं, नहीं जा रहा है, यहां देखिएगा मध्यकालीन आर्य भाषा की बात करते हैं तो मध्यकालीन आर्य भाषा का समय जो डिसाइड किया गया है वो 1000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, सॉरी 500 ईसा पूर्व से, गलत हो गया है थोड़ा सा, 500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी सन, 1000 ईस्वी सन, ईस्वी सन। कभी कभी लड़के पूछते हैं सर सन में हमेशा हलंत क्यों लगता है? सन जो शब्द लिखा जाता है ये बद्धाक्षर है और बद्धाक्षर के अंत में व्यंजन पाया जाता है, इसलिए इसमें हलंत लगाया जाता है। बात कर लेते हैं मध्यकालीन आर्य भाषा की। तो मध्यकालीन आर्य भाषा को 3 भागों में हमने बांटा। इसको मैं थोड़ा सा मिटाऊंगा बच्चों, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिएगा। यहाँ देखिएगा इसको मिटाना पड़ रहा है, जगह की वजह से थोड़ा सा स्थान बढ़ाना है। हमने जो है मध्यकालीन आर्य भाषा को 3 भागों में विभक्त किया। पहला हमने इसको बांटा पाली, जो संस्कृत के बाद जो भाषा पैदा, जैसे आर्य भाषा को हमने देखा संस्कृत थी, अभी संस्कृत 2 भागों में थी, ये हमने अध्ययन कर लिया है। इसके बाद जो भाषा पैदा हुई उसका नाम था पाली भाषा। तो जो पाली भाषा है, इसी पाली भाषा को मध्यकालीन आर्य भाषा कहा जाता है। और पाली भाषा का जो समय बताया गया वो 500 ईस्वी सन से प्रथम शताब्दी, या कहीं कहीं आप देखते हैं तो ईस्वी सन, जो भी मिल जाए दोनों सही माना जाता है। यानी इसका ये समय हो गया किसका? ये पाली भाषा का, 500 से लेकर प्रथम ईस्वी सन तक। बात करें वहीं प्राकृत भाषा की तो इसका जो दूसरा भाग है उसको हम कहते हैं प्राकृत। और प्राकृत का जो समय मिला था प्रथम ईस्वी या प्रथम शताब्दी से 500 ईस्वी सन तक। और बात करें इसके बाद की भाषा, तो इसके बाद जो जन्म लेती उसका नाम है अपभ्रंश। और अपभ्रंश की जब हम बात करते हैं तो अपभ्रंश का समय मिल जाता है 500 ईस्वी सन से
1000 ईस्वी सन तक। ये अपभ्रंश है। और मैंने आपको भाषा की उत्पत्ति पढ़ाते समय पढ़ाया था कि अपभ्रंश को हिंदी की जननी कहा जाता है। तो आधुनिक काव्य भाषा की जब बात करें तो आधुनिक काव्य भाषा 1000 ईस्वी सन से अद्यतन यानी अब तक जो भाषा विद्यमान है यही आधुनिक काव्य भाषा कहलाती है और इसका नाम हो जाता है हिंदी। इसका नाम क्या हो गया बच्चों? हिंदी। अब आपको थोड़ा डीप में ले जाता हूं, डीप क्या दोहरा देता हूं सीधे सीधे। हमने प्राचीन आर्य भाषा को 2 भागों में बांटा, संस्कृत को 2 भागों में की, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। मध्यकालीन आर्य भाषा को हमने 3 भागों में विभक्त किया, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। और अगर कभी प्रश्न पूछे कि आधुनिक काव्य भाषा का जन्म किससे हुआ है तो आधुनिक काव्य भाषा का जन्म अपभ्रंश से हुआ है। और अपभ्रंश विकल्प में नहीं होगा तब मध्यकालीन आर्य भाषा से हुआ है। आपसे अगर प्रश्न पूछे हिंदी का जन्म कब हुआ तो हम बताएंगे हिंदी का जन्म 1000 ईस्वी सन में हुआ है और हिंदी की जननी अपभ्रंश है। इन्हीं शब्दों के साथ साथियों आपसे लेता हूं विराम। आज की क्लास ये टॉपिक जो हमने शुरू किया था ये खत्म होता है। मैं ईश्वर से कामना करूंगा कि मेरे शब्द आपके काम में आ जाएं। मैं जो अपना समय आप लोगों को देता हूं ये मेरा समय सार्थक हो, आप सभी का सिलेक्शन हो और आप फ़ोन करके हमें बताएं कि सर हमने आपसे ऑनलाइन क्लास पढ़ा था और इस एग्ज़ाम में इतना फंसा है, या आप पीछे के पेपर को पढ़ें और हमें बताएं कि सर पिछले एग्ज़ाम का मैंने मिलाया, आपने जो टॉपिक पढ़ाया है उसमें इतना फंसा है। आप हमें उत्साह दें, आप हमारी शक्ति बने, आप हमारी वीकनेस न बने। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजें। आप लाइक नहीं करते हैं, बड़ी तकलीफ होती है। लाइक करें। जब वीडियो पसंद आ जाए तो 1 बार लाइक किया जाता है और पसंद ना आए तो 3 बार लाइक किया जाता है। वो कहा है कि जब 2 बार लाइक करोगे तो फिर हट जाएगा, फिर तीसरी बार कर देना तो हम समझ जाएंगे कि हाँ बचवा सब चालाक हो गए हैं। ठीक है, वो तो मैं ऐसे मजाक कर रहा हूँ। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभ संध्या। जय हिंद। नमस्कार साथियों।